ब्रेकिंग न्यूज आ रही है महाराष्ट्र से, जहां मुगल शासक औरंगजेब पर अहमदनगर से शुरू हुआ बवाल कोल्हापुर तक पहुंच गया। कोल्हापुर में औरंगजेब की तारीफ में व्हाट्सएप स्टेटस लगाए जाने पर जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि कुछ लोगों ने बाद में सोशल मीडिया पर औरंगजेब से जुड़ी पोस्ट शेयर की, जिस पर कुछ हिंदू संगठन भड़क उठे। हंगामा बढ़ने लगा तो पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया। यह बवाल अहमदनगर से शुरू हुआ था, जहां औरंगजेब की तस्वीरें लहराने पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई थी और इसके बाद इस मुद्दे पर कोल्हापुर में हंगामा शुरू हो गया, जहां औरंगजेब की तारीफ में व्हाट्सएप स्टेटस लगाने वालों पर कार्रवाई की मांग करते हुए कुछ हिंदू संगठनों ने कोल्हापुर बंद का ऐलान कर दिया। और फिर देखते ही देखते सैकड़ों प्रदर्शनकारी कोल्हापुर की सड़कों पर उतर आए। उन्होंने थोड़ी ही देर में वहां हंगामा और बवाल शुरू कर दिया। औरंगजेब की तारीफ में व्हाट्सएप स्टेटस लगाने वालों पर कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। कुछ जगहों पर उन लोगों ने दुकानों को निशाना बनाकर खूब पत्थर भी बरसाए। हालांकि उनके बंद के ऐलान की वजह से किसी ने भी अपनी दुकान नहीं खोली। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर खड़ी कुछ गाड़ियां भी पलट दी। हालात जब तेजी से बिगड़ने लगे तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से वहां अफरा तफरी मच गई। और महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ यह बवाल अहमदनगर जिले से शुरू हुआ था, जहां उर्स के जुलूस में औरंगजेब की तस्वीरें लहराने पर विवाद हुआ था। इस मामले में एक दिन पहले ही पुलिस ने एमआईएम नेता सरफराज जागीरदार को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि आरोप है कि 3 दिन पहले अहमदनगर में उर्स के जुलूस में मुगल शासक औरंगजेब की तस्वीरें लहराई गई थी। उस दौरान एमआईएम नेता सरफराज जागीरदार अपने कई समर्थकों के साथ वहां मौजूद थे। आरोप है कि उन्होंने जुलूस में औरंगजेब की तस्वीरें लहराकर डांस किया, जिसके बाद औरंगजेब की तस्वीरों के साथ डांस करने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिस पर कुछ हिंदू संगठन भड़क गए और उन्होंने इस पर कार्रवाई की मांग शुरू कर दी। हंगामा बढ़ने के बाद अहमदनगर की पुलिस ने सरफराज जागीरदार समेत 4 लोगों पर केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। और महाराष्ट्र में औरंगजेब पर विवाद बढ़ते ही राज्य सरकार एक्शन में आ गई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अधिकारियों को शांति व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लोगों से शांत रहने की भी अपील की। उन्होंने भरोसा दिया कि सरकार राज्य के हालात पर नजर बनाए हुए है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। मैं खुद पर्सनली अधिकारियों के साथ संपर्क में हूँ। महाराष्ट्र में औरंगजेब के मुद्दे पर अहमदनगर के बाद कोल्हापुर में भी विवाद हुआ। हालांकि पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए वहां प्रदर्शन कर रहे लोगों को खदेड़ दिया। वहीं महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्रालय ने पुलिस को आदेश दिया कि वो हालात काबू में करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए। इसके साथ ही कोल्हापुर में अगले 31 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। वहीं महाराष्ट्र में औरंगजेब पर जारी बवाल के बीच सियासत भी गर्मा गई। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने अलग अलग जिलों में हुए हंगामे पर राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया और कोल्हापुर में हुई तोड़फोड़ और पत्थरबाजी के लिए एकनाथ शिंदे की सरकार पर निशाना साधा। शरद पवार के मुताबिक औरंगजेब की तस्वीरें दिखाने पर बेवजह हंगामा किया गया। किसी का पोस्टर कुछ दिखाया ना, इसकी कोई आवश्यकता है? ये क्या इश्यू है? शरद पवार के इस हमले का जवाब राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस हंगामे के पीछे कोई सोची समझी साजिश है। इसका असली मालिक कौन है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से हंगामा न करने की अपील भी की। इधर गाजियाबाद पुलिस के सूत्रों का दावा है कि धर्मांतरण का मास्टरमाइंड शाहनवाज उर्फ बद्दो मुस्लिम धर्म अपना चुके लड़कों की मदद से दूसरे हिंदू लड़कों पर नजर रखता था। सूत्रों का कहना है कि धर्मांतरण के लिए उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ हिंदू नाबालिग लड़कों पर ही होती थी, ताकि वो उन्हें आसानी से गेमिंग ऐप के जरिए मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए बरगला सके। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बद्दो इस्लाम अपना चुके नाबालिग लड़कों के जरिए ही दूसरे लड़कों पर नजर रखता था। मुस्लिम धर्म की तरफ झुकाव रखने वाले नाबालिग लड़के क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, इसकी पूरी जानकारी बद्दो के पास होती थी। पुलिस के सूत्र ये भी बताते हैं कि बद्दो किसी भी लड़के से सीधे संपर्क में नहीं था। वो सिर्फ गाजियाबाद के एक नाबालिग लड़के को धर्मांतरण के लिए बरगला रहा था, जो हरियाणा के फरीदाबाद और चंडीगढ़ के रहने वाले 2 लड़कों के संपर्क में था। पुलिस को शक है कि ऑनलाइन गेमिंग ऐप फोर्टनाइट और डिस्कॉर्ड ऐप से धर्मांतरण का ये सारा खेल बद्दो के ही इशारे पर चल रहा था और इसीलिए जांच एजेंसियों की नजर शाहनवाज और बद्दो की कॉल डिटेल पर है। पुलिस के हाथ उसका मोबाइल नंबर लग चुका है। आरोप है कि बद्दो पिछले 2.5 साल से फर्जी आईडी और ग्रुप के जरिए हिंदू नाबालिग लड़कों का धर्मांतरण करवा रहा था। लेकिन जैसे ही धर्मांतरण के इस खेल का भांडा फूटा, वो मोबाइल फोन बंद करके फरार हो गया। हालांकि बद्दो की तलाश में गाजियाबाद पुलिस की एक टीम महाराष्ट्र के ठाणे में जांच के दौरान पुलिस को उसका मोबाइल नंबर मिला है। और पुलिस सूत्रों का कहना है कि शाहनवाज उर्फ बद्दो ने शुरू से ही एक ही फोन नंबर का इस्तेमाल किया, ताकि हिंदू नाबालिग लड़कों का उस पर भरोसा बन सके। फिलहाल पुलिस बद्दो के मोबाइल नंबर की जांच में जुटी है। मोबाइल नंबर से गेमिंग ऐप पर बने फर्जी ग्रुप को भी खंगाला जा रहा है। इसके अलावा पुलिस फोन कॉल की डिटेल से धर्मांतरण गैंग के दूसरे लोगों तक पहुंचने में भी लगी है। इस बीच खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान के इशारे पर भारत का माहौल बिगाड़ने के लिए धर्मांतरण की साजिश रची जा रही है। पाकिस्तान की साजिश से पर्दा तब उठा जब मध्य प्रदेश एटीएस ने 19 मई को भोपाल की एक कोर्ट में कट्टरपंथी संगठन हिजबुत तहरीर की जानकारी दी और आरोप लगाया कि संगठन के सदस्य इस्लाम धर्म अपनाने के लिए लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं।
MPATS के मुताबिक हिजबुत तहरीर से जुड़ा सैयद सामी रिजवी दूसरे धर्म के लोगों को बरगलाने के लिए धार्मिक आयोजन करता था। आरोप है कि वो लगातार पाकिस्तान में बैठे अपने आका के संपर्क में था। पाकिस्तान के धर्मगुरुओं का भाषण सुनने के अलावा इस संगठन से जुड़े लोग भगोड़े जाकिर नाइक का भी वीडियो देखा करते थे। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ठीक इसी तरह गाजियाबाद में भी पाकिस्तान के इशारे पर धर्मांतरण की साजिश रची गई। गिरोह के लोग गेमिंग ऐप से हिंदू नाबालिग लड़कों को टारगेट करते थे। आरोप है कि इस गिरोह को भी पाकिस्तान से ही मदद मिलती थी। इधर उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस को महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मुंब्रा में 400 लोगों का धर्म परिवर्तन कराने की जानकारी मिली। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक एक दिन पहले उनके पास गुजरात से कॉल आई और फोन करने वाले उस शख्स ने यह दावा किया कि महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मुंब्रा में करीब 400 लोग ऐसे हैं जिन्हें बरगलाकर धर्म परिवर्तन कराया गया है। लेकिन उस शख्स ने इस बात की जानकारी नहीं दी कि मुस्लिम धर्म अपनाने वाले 400 लोग किस धर्म या फिर समुदाय से जुड़े हैं। को गुजरात से कुछ फ़ोन आने चालू हुए जिसमें कि वो बता रहे हैं कि कुछ लोगों का धर्मांतरण हुआ है और जिनके तार मुंब्रा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि फोन करने वाले उस शख्स ने धर्मांतरण से जुड़े कुछ ऑडियो और मोबाइल नंबर भी शेयर किए जिनकी जांच की जा रही है। पुलिस इस कॉल को लेकर इसलिए भी सतर्क है क्योंकि गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण गिरोह चलाने वाला शाहनवाज और बद्दो भी महाराष्ट्र के ठाणे का ही रहने वाला है। उधर एक दिन पहले दमोह के शिक्षा अधिकारी पर स्याही फेंके जाने के बाद उन्होंने इस मामले में FIR दर्ज करवा दी। उनका आरोप है कि गंगा जमुना स्कूल मामले में रिश्वत लेने का झूठा इल्जाम लगाकर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उन पर स्याही उड़ेली थी, जिनके खिलाफ उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवा दी। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गंगा जमुना स्कूल मामले में आरोपी होने का झूठा इल्जाम लगाते हुए उन पर हमला किया। कोई व्यक्तिगत होगा और नाम गंगा जमुना के लगा रहे। दमोह के DEO SK मिश्रा पर एक दिन पहले बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने गंगा जमुना स्कूल को रिश्वत लेकर क्लीन चिट देने का आरोप लगाया था और फिर विरोध के तौर पर उन पर स्याही उड़ेल दी थी। लेकिन दूसरी तरफ मध्य प्रदेश सरकार ने दमोह के स्कूल में हिजाब पहनने के लिए मजबूर किए जाने के मामले में स्कूल मैनेजमेंट पर केस दर्ज करने का फैसला ले लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी साफ कर दिया कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और कहा कि जांच पूरी होने के बाद दमोह के गंगा जमुना स्कूल के मैनेजमेंट पर सख्त से सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। हम FIR कर रहे हैं, कठोरतम कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री शिवराज ने साफ कर दिया कि राज्य में कोई भी स्कूल बच्चों को हिजाब पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता और अगर कोई ऐसी कोशिश करता है तो सरकार उसके खिलाफ एक्शन जरूर लेगी। इधर धर्म परिवर्तन करने वाली गंगा जमुना स्कूल की 3 टीचरों ने इस मामले में सफाई देते हुए इसे अपना फैसला बताया। इससे पहले आरोप लगाया जा रहा था कि स्कूल के प्रिंसिपल के दबाव में उनका धर्म परिवर्तन हुआ, लेकिन तीनों टीचरों ने यह दावा किया कि उन्होंने गंगा जमुना स्कूल में नौकरी शुरू करने से कई साल पहले ही अपना धर्म बदल लिया था। ये सब बिल्कुल निराधार है, इसमें किसी की कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, स्कूल का दूर दूर तक नाम नहीं है। जानकारी के मुताबिक धर्म परिवर्तन के बाद गंगा जमुना स्कूल की प्रिंसिपल दीप्ति श्रीवास्तव से अश्वा शेख बन गई। वहीं स्कूल की टीचर अनीता यदुवंशी ने धर्म बदलने के बाद अपना नाम अनीता खान रख लिया। इसके अलावा एक और टीचर प्राची जैन धर्मांतरण के बाद तबस्सुम बानो बन गई। इस मामले में पहले स्कूल प्रिंसिपल पर टीचरों पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया जा रहा था, लेकिन टीचरों ने इसमें उनका हाथ होने से इनकार कर दिया। इस बीच मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने ऐलान कर दिया कि दमोह के गंगा जमुना स्कूल के बंद होने के बाद उसमें पढ़ने वाले करीब 1200 छात्रों का एडमिशन दूसरे स्कूलों में कराया जाएगा ताकि उनकी पढ़ाई का नुकसान न हो पाए। मध्य प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के मुताबिक स्कूल के करीब 1200 छात्रों को अलग अलग स्कूलों में एडमिशन दिया जाएगा। दूसरी तरफ गंगा जमुना स्कूल में हिजाब विवाद के बाद शुरू हुई जांच लगातार जारी रहेगी। भविष्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होगा। बच्चों को वैकल्पिक सरकारी स्कूल होंगे या प्राइवेट स्कूल जहाँ बच्चे एडमिशन लेना चाहेंगे वहाँ उनको व्यवस्था कराएंगे। दमोह के इस स्कूल में छात्राओं को हिजाब पहनने पर मजबूर करने के साथ ही धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने का आरोप लगा था, जिसके बाद इस स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई थी। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप के मुखिया ने यह आशंका जताई कि हार के डर से पुतिन अपने ही देश पर परमाणु बम गिरा सकते हैं। बताया गया कि ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन रूस में यूक्रेन का समर्थन करने वाले विद्रोहियों का खात्मा चाहते हैं और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। असल में यूक्रेन जंग की शुरुआत के बाद यूक्रेन बॉर्डर के पास रूस के बेलग्राद शहर में कई धमाके हुए, जिसके लिए रूस ने सीधे तौर पर यूक्रेन के समर्थन वाले विद्रोहियों को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन दावा है कि रूस की लाख कोशिश के बावजूद आए दिन बेलग्राद में धमाके हो रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने यह आशंका जताई कि पुतिन इस शहर पर ही छोटा परमाणु बम गिरा सकते हैं ताकि यूक्रेन के समर्थन वाले विद्रोहियों का खात्मा किया जा सके। उधर बखमुत में यूक्रेन की फौज के घुसने के वैगनर चीफ के दावे को रूस ने बकवास बताया और रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि बखमुत अब भी सेना के कब्जे में है, जबकि वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने दावा किया था कि उनके बखमुत छोड़ने के बाद यूक्रेन की सेना दोबारा वहां घुस चुकी है। जिसके बाद रूस के रक्षा मंत्रालय ने वैगनर ग्रुप के चीफ के इस दावे को बकवास बताया और दावा किया कि बखमुत पर अब भी रूसी सेना का ही कब्जा है। यूक्रेन का यह वही इलाका है जिस पर कई महीनों की जंग के बाद वैगनर ग्रुप ने कब्जा जमा लिया था और बाद में बखमुत को रूसी सेना के हवाले कर दिया था।
इसके बाद बखमुत छोड़कर जा चुके वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने दावा किया था कि उत्तर पश्चिमी बखमुत में करीब 3 किलोमीटर अंदर तक यूक्रेन की सेना दोबारा घुस चुकी है और रूस के सैनिक भाग रहे हैं। हालांकि प्रिगोजिन के इस दावे को रूस के रक्षा मंत्रालय ने गलत बता दिया, लेकिन इस बात ने एक बार फिर साबित कर दिया कि रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के बीच तलवारें